2004 से समाजवादी पार्टी जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेज रही है, लेकिन इससे सपा को कितना फायदा हुआ इसका अंदाजा शायद अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि बाहर से जो नजर आता है उससे तो यही लगता है कि जया बच्चन के नाम पर किसी भी वोट बैंक को खींच पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए वह बड़ी टेंशन बन गई है, क्योंकि सदन में वह किसी भी मुद्दे पर सरकार और सभापति से भिड़ जा रही है, जिसकी वजह से सपा के सहयोगियों को भी उनका साथ देना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि इससे सदन की कार्रवाई में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस वजह से अखिलेश की भी टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में तमाम सवाल है, साथ ही यह भी अंदेशा है कि जया बच्चन शायद आखिरी बार राज्यसभा में दिख रही है। कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अमिताभ का नाम जया शादी के बाद से ही जोड़ती आ रही है, लेकिन कभी ऐतराज नहीं किया। अब उन्हें इस नाम से दिक्कत हो रही है, फेमिनिज्म का मुद्दा बना रही है। ऐसे में जया से तमाम सवाल है कि आखिर 2004 से आप सांसद हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं हुई पति के नाम से, लेकिन अब पति के नाम से आपको क्यों परेशानी है? राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे में वो उनके कलीग नहीं हो सकते, साथ ही सभापति राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते। लेकिन जया बच्चन ने अपना कलीग बताया तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और फिर विपक्ष को घेर लिया। जया के मुद्दे पर अगर विपक्ष बार बार वॉकआउट करेगा तो लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद भी सवाल उठेगा कि आखिर बार बार विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, जनता का इसमें क्या हित है, जनता के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा विपक्ष। सपा प्रमुख अखिलेश के लिए जया बच्चन इसलिए टेंशन बन गई है क्योंकि उनकी बहसबाजी की वजह से उनके गठबंधन साथियों को उनका साथ देना पड़ रहा है, सदन से वॉकआउट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सदन में विपक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहा है, ना ही मोदी सरकार को वह लगातार किसी मुद्दे पर घेर पा रहा है। ऐसे में सपा के साथी दल अखिलेश से इसकी शिकायत कर रहे हैं। अखिलेश के लिए यह असहज होने वाली स्थिति हो रही है, क्योंकि जया काफी सीनियर है, जिसकी वजह से अखिलेश उन्हें शायद कुछ कहते हैं तो वो बात बिगड़ सकती है और साथियों से भी मनमुटाव हो सकता है। जया बच्चन का रवैया लगातार यही रहा तो मजबूरन अखिलेश को अगली बार उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजने से पहले विचार करना होगा और हो सकता है कि वे कड़ा फैसला भी ले ले, क्योंकि अखिलेश को अपने सहयोगियों के साथ आगे की लंबी राजनीति साधनी है। ऐसे में जया बच्चन को लेकर अगली बार वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर जया बच्चन आगे भी इसी तरह सभापति से लड़ती रही, जिससे अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़े, तो फिर एक बड़ा फैसला अगली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है और हो सकता है कि जया बच्चन को राज्यसभा ना भेजा जाए। ऐसे में यह आखिरी बार होगा जब जया बच्चन सदन में दिख रही है। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी आगे क्या कुछ फैसला करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप संडा का नाम भी शामिल है। यह आदेश एमपी एमएलए के विशेष न्यायाधीश शुभम वर्मा की कोर्ट ने जारी किया है। यह वारंट 23 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने पिछले सप्ताह मामले में सजा सुनाने के बाद शुक्रवार को सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन कोई सरेंडर करने नहीं पहुंचा। ऐसे में अब गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। यदि संजय सिंह जेल जाते हैं तो उनकी राज्यसभा सांसदी भी जा सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही संजय सिंह तिहाड़ जेल से रिहा हुए हैं। शराब घोटाले में उन्हें 6 महीने के बाद जमानत मिली थी। बता दें कि संजय सिंह पर पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश में केस दर्ज है। प्रशासन ने इन केस की स्टेटस रिपोर्ट भी ली है और यह पता किया है कि इन तीनों राज्यों में दर्ज हुए केस में संजय सिंह को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है। अगर गिरफ्तार किया गया है तो उन्हें कोर्ट में जमानत मिली है या नहीं। हालांकि तीनों राज्यों में उनकी गिरफ्तारी का आदेश नहीं है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 6 लोगों के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई होगी। खबर तो ये भी आ रही है कि पुलिस संजय सिंह को गिरफ्तार करने भी निकल पड़ी है। सभी पर आरोप है कि इन लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था।
इसके बाद तत्कालीन नगर कोतवाली के उप निरीक्षक ने इन सभी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। मामला दीवानी स्थित एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था, जिसमें सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता समेत 6 लोगों को 3 महीने की सजा और 1,500 रुपए जुर्माने का आदेश दिया था। इन लोगों ने स्पेशल सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर 9 अगस्त को सरेंडर करने का आदेश दिया था। 9 अगस्त को कोर्ट के पीठासीन अधिकारी छुट्टी पर थे, लेकिन अब तक इन सभी लोगों ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि मौका मांग रहे थे। मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्ती दिखाई और मौका देने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही इन सभी लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। अमेरिकी शोध एवं निवेश फर्म हिंडनबर्ग की हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में संदेह जताया गया कि अडानी समूह के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी हो सकती है। रिपोर्ट को लेकर बाजार से लेकर राजनीति में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रिपोर्ट के बाद शेयर बाजार में निवेश को लेकर सवाल खड़े किए। राहुल ने शेयर बाजार में जोखिम की बात कही। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था से ही समझौता किया गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की शुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। राहुल गांधी का कहना है कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल है। सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? अब वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने भी राहुल गांधी और हिंडनबर्ग की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत का मजाक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी संस्थाओं पर लगाम नहीं लगाई गई तो एक दिन यह भारत की न्यायपालिका पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग अमेरिका में भी बदनाम है, लेकिन हम इसे यहाँ विश्वसनीयता दे रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि हम आखिर हिंडनबर्ग को क्यों एक भविष्यवक्ता या फिर सटीक समाचार देने वाला मानते हैं। पूर्व सॉलिसिटर जनरल ने एनडीटीवी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि किसी भी अन्य देश में यही माना जाता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकने के लायक है। उन्होंने कहा कि आज यह सेबी को धमका रहा है। बकौल हरीश साल्वे, भारत में मानहानि के लिए एक प्राधिकरण होना चाहिए। वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता ने अंदेशा जताया कि कल को ऐसी संस्थाएं जजों को भी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि कुछ नेता हिंडनबर्ग रिपोर्ट को गंभीरता से ले रहे हैं, यह शर्मनाक है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर लोग बेबुनियाद आरोप लगाकर कैसे निकल लेते हैं। हरीश साल्वे ने कहा कि भारत के लोग प्रतिष्ठा को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमें अब भारतीय प्रतिष्ठा को गंभीरता से लेने का समय आ गया है। हरीश साल्वे ने कहा कि हिंडनबर्ग भारत का मजाक बना रहा है। बता दें कि पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में हरीश साल्वे ने ही रुकवाई थी। साथ ही हाल ही में उन्होंने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स CAS में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन IOA की तरफ से विनेश फोगाट को मेडल दिलाने के लिए भी दलील दी। विनेश फोगाट को तय मानक से वजन अधिक होने के कारण मेडल से वंचित कर दिया गया था। इधर भारत में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच का इस्तीफा मांगा जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। पश्चिमी बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रहते बंगाल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई इस घटना से पूरा देश दहल गया है। देश भर के मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर और तमाम स्टाफ हड़ताल पर है। इस घटना को लेकर लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन आपको हैरानी होगी कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मामले पर अब तक चुप्पी साधे हुए हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस पर कुछ नहीं बोल रही है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बर्बर रेप कांड पर कांग्रेस की चुप्पी पर लोग सवाल कर रहे हैं।
लोग पूछ रहे हैं कि हाथरस कांड पर यह कहने वाले कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हाथरस के इस दुखी परिवार से मिलकर उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। आखिर इंडी गठबंधन के शासन वाले ममता बनर्जी के बंगाल जाने से उन्हें कौन रोक रहा है? इसे आप दोगलापन नहीं तो क्या कहेंगे कि बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो गया तो दौड़कर चले जाने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आखिर बंगाल की घटना पर एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे हैं। सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी की इस चुप्पी पर लोग सोशल मीडिया पर उन्हें लताड़ लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी थू होता देख अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया के जरिए पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने निर्भया केस, हाथरस, उन्नाव में यौन उत्पीड़न का भी जिक्र करते हुए भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने सवाल पूछा कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं हैं तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर की विभत्स घटना से पूरा देश स्तब्ध है। उसके साथ हुए क्रूर और अमानवीय कृत्य की परत दर परत जिस तरह खुलकर सामने आ रही है, उससे डॉक्टर्स कम्युनिटी और महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल है। पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपियों को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। इस घटना ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर मेडिकल कॉलेज जैसी जगह पर डॉक्टर्स सेफ नहीं हैं तो किस भरोसे अभिभावक अपनी बेटियों को पढ़ने बाहर भेजे। उन्होंने आगे एक्स पर पोस्ट में लिखा, निर्भया केस के बाद बने कठोर कानून भी ऐसे अपराधों को रोक पाने में असफल क्यों हैं? हाथरस से उन्नाव और कठुआ से लेकर कोलकाता तक महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ती घटनाओं पर हर दल हर वर्ग को मिलकर गंभीर विचार विमर्श कर ठोस उपाय करने होंगे। आखिर में राहुल गांधी ने लिखा, मैं इस असहनीय कष्ट में पीड़िता के परिवार के साथ खड़ा हूं। उन्हें हर हाल में न्याय मिले और दोषियों को ऐसी सजा मिले जो समाज में एक नजीर की तरह प्रस्तुत की जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही अपडेट के लिए जुड़े रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को मानो भिगोकर जूता मारा है। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर की बलात्कार के बाद नृशंस तरीके से हुई हत्या की जांच सीबीआई को सौंप दी। बिना किसी जांच के पहले ही ममता बनर्जी ने इसे आत्महत्या बता दिया था। 5 दिन तक पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और कह दिया कि यह एक सिंगल अपराधी संजय रॉय का काम है, जबकि परिस्थिति जन्य साक्ष्य चीख चीख कर यह कह रहे हैं यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और लोग भी शामिल थे। आखिर ममता बनर्जी किसे बचाने का प्रयास कर रही थी? कोलकाता के सरकारी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी की घटना की दिल्ली के निर्भया कांड से तुलना हो रही है। सीबीआई बुधवार को मामले को टेक ओवर करेगी। मामले की जांच में सीबीआई ने विशेष टीम का गठन किया है। इस घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग और एनएचआरसी भी एक्शन में है। महिला आयोग की टीम ने कोलकाता का दौरा किया है, तो वहीं दूसरी ओर एनएचआरसी ने 2 हफ्तों में रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी नेता एवं पश्चिमी बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जांच पुलिस से सीबीआई को सौंपने के कलकत्ता हाईकोर्ट की सराहना करते हुए ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने साथ ही राज्य के अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में कथित विफलता के लिए उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, ऐसा कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि वे राज्य का गृह और स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रही है। बनर्जी से इस्तीफे की मांग करने के लिए सड़कों पर उतरे। उन्होंने कहा कि बीजेपी विधायक अपनी मांग को लेकर दबाव बनाने के वास्ते 14 अगस्त को कोलकाता में धरना देंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कोलकाता में एक डॉक्टर की बलात्कार के बाद हत्या के मामले पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा है। सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बेगूसराय में पत्रकारों से कहा कि ममता बनर्जी को इस घटना पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यह वर्षों पहले दिल्ली में हुए कुख्यात निर्भया सामूहिक बलात्कार से भी अधिक भयानक है। बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया व्यक्ति डमी है और असली दोषियों को तृणमूल कांग्रेस से निकटता के कारण बचाया जा रहा है।
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी है। उन्होंने कहा कि इसलिए ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए और जांच पूरी होने तक पश्चिमी बंगाल को राज्यपाल शासन में रहने देना चाहिए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और सरकार से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोलकाता में जो हुआ वह निंदाजनक घटना है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए, लेकिन सरकार संदेह में है और बंगाल ही नहीं पूरे देश में इस घटना को लेकर विरोध हो रहा है। उन्होंने बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में जो कहते थे वह सही है। बंगाल सरकार सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, इसलिए वह सिर्फ अनदेखी कर रही है। यहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, आरोपियों की मदद कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और विवादों में रहे संदीप वाल्मीकि को भाजपा में शामिल होने के 6 घंटे बाद ही पार्टी से निकाल दिया गया। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री संदीप कुमार वाल्मीकि 10 अगस्त को बीजेपी में शामिल हुए थे। हरियाणा के पंचकुला में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह की मौजूदगी में संदीप वाल्मीकि ने कुछ और लोगों के साथ बीजेपी ज्वाइन की। फोटो वीडियो आए, सोशल मीडिया पर प्रचार भी हुआ। फिर कुछ देर बाद खबर आई कि संदीप वाल्मीकि को पार्टी ने वापस निकाल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने पार्टी ज्वाइन करने के 6 घंटे बाद ही संदीप वाल्मीकि को निकाल दिया। ऐसा क्यों किया गया, इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी गई। इसे लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है। लेटर में संदीप वाल्मीकि को निष्कासित करने की जानकारी देते हुए लिखा गया है कि आज दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इससे पूर्व अपनी पृष्ठभूमि के तथ्य छुपाए, लेकिन संज्ञान में आते ही भारतीय जनता पार्टी संदीप कुमार को अपनी प्राथमिक सदस्यता से अलग करती है। सुरेंद्र पूनिया ने लेटर में साफ किया कि भविष्य में भी पार्टी का संदीप से किसी भी रूप में संबंध नहीं रहेगा। हालांकि लेटर में यह साफ नहीं किया गया कि संदीप ने अपनी पृष्ठभूमि में कौन सी बात छिपाई थी। 10 अगस्त को शाम को करीब 5 बजे संदीप पार्टी के पंचकुला वाले ऑफिस में बीजेपी में शामिल हुए थे और रात 11 बजे उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। संदीप कुमार वाल्मीकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री रह चुके हैं। 2016 में राशन कार्ड बनाने के विवादित मामले में संदीप के खिलाफ एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए थे। एक आपत्तिजनक सीडी मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। वीडियो में संदीप कथित तौर पर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे थे। हालांकि तब संदीप ने जोर देकर कहा कि उन्होंने नैतिक आधार पर खुद इस्तीफा दिया है। तब संदीप कुमार ने मामले की जांच की मांग करते हुए यह भी आरोप लगाया कि दलित होने के चलते उन्हें एक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। संदीप वाल्मीकि सोनीपत के सरगथल से हैं। उनके हालिया राजनीतिक आंदोलनों ने उनके इर्द गिर्द विवादों के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है। संदीप वाल्मीकि का निष्कासन राजनीतिक दलों द्वारा अपने सदस्यों से जुड़े विवादों के जवाब में की गई त्वरित कार्रवाई को दिखाता है। हरियाणा के सोनीपत के मूल निवासी संदीप कुमार ने 2015 में विधानसभा चुनाव में 5 बार के कांग्रेस विधायक जय किशन को हराकर राजनीतिक ख्याति प्राप्त की थी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उन्हें दिल्ली सरकार में मंत्री बनाया, खासतौर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री। संदीप कुमार ने 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक किया और 2009 में मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की। हरियाणा के सोनीपत के मूल निवासी संदीप कुमार ने 2015 में विधानसभा चुनाव में 5 बार के कांग्रेस विधायक जय किशन को हराकर राजनीतिक ख्याति प्राप्त की थी। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।